Okay. So we were talking about emotions and mood, and we we would say that decision making is not just about, as the, normally we the conventional wisdom is that decision making is should only be based on thinking process, and there should be no emotions involved. This is not true. uh, Decision making is a product of both thinking and feeling. You cannot exclude feelings. You cannot fully exclude feelings in the decision making process, right? Sometimes, your feeling, your judgment, uh, uh, your emotions guide you what to do, right? So we cannot 100%, we cannot totally exclude emotions. And that's why we should recognize that decision making is a product of both thinking and uh, feeling process, right? So okay. So what we, talking about thinking and feeling, let me just give you a few examples. um, Thinking process means cognitive process, evaluative process. लेकिन कई दफा देखें आपका जो डिसीजन होते हैं इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर दे आर इमोशंस इन्वॉल्व. इमोशन इस तरह कि एक एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीमार हो गया, ठीक है, क्या करेंगे आप? अब रेशनल डिसीजन मेकिंग ये कहती है कि जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव नहीं है उसे फारिग कर दे, ठीक है ना? प्रोडक्टिव नहीं है उसे फारिग कर दें, और जो बंदा प्रोडक्टिव है उससे आप मेंटेन करें. एक बंदा बीमार पड़ गया, ठीक है, अब आप यहाँ पे देयर वुड बी बिट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस इन्वॉल्व. It would not, decision making would not be solely on the basis of rational thinking or cognitive processes, right? Similarly, अगर अगर आप देखें कि इमोशंस ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो जनरली हम डेफिनेटली हम कैलकुलेटिव होते हैं, पिछला डेटा देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पास्ट ट्रेंड्स क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, ठीक है, सारा कुछ हम देखते हैं. लेकिन उसके साथ साथ कई दफ़ा ये भी होता है, आपका दिल ये कह रहा होता है कि यार इस दफ़ा इस तरह नहीं, इस तरह हो. और बहुत सारे फैसले जो हैं वो इमोशंस की बेसिस पे किए जाते हैं. सर इसमें जो है एक फैक्टर है एम्प्लॉइज की कमिटमेंट का, जॉब परफॉर्मेंस का, वो भी तो इमोशन से जो है वो इंक्रीज हो जाती है कमिटमेंट. जैसे सिंपथी वगैरह शो करने से जो है वो, अगर एम्प्लॉयर जो है वो सिंपथी लेवल अपना हाई रखता है तो उसका जो एम्प्लॉई है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है. हाँ जी, नहीं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैं ये बात कर रहा था कि इमोशंस खुद से आप बिल्कुल देखें, वो कई दफा ये कहती हैं इमोशंस खुद से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ
तो नॉर्मली जो हम डिवाइड क्रिएट करते हैं ना कि इमोशंस एक तरफ होंगे, इमोशंस को बिल्कुल आपने बीच में नहीं लाना। कई दफा इमोशनल फैक्टर्स आपको गाइड करते हैं टू मेक अ राइट। मसलन इमोशनल फैक्टर्स आपको बताते हैं कि यार आपका एम्प्लॉय बीमार है, अगर ये इससे आपने इसकी केयर ना की तो बाकी एम्प्लॉयज भी अफेक्ट होंगे। इस वैसे भी जो है ना आपकी इंसानी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपको इस वक्त उसे सपोर्ट शो करनी है वगैरह वगैरह। अब कई दफ़ा इमोशन और जो आपकी एवेल्युएटिव जजमेंट है, एवेल्युएटिव जो कॉग्निटिव पार्ट है, दे इंटरैक्ट, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में जो डिसीजन होता है वो दैट इज नॉर्मली अ बेटर डिसीजन। देखिए इसमें हम ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग अगर सोली अगर आपने इमोशंस की बेसिस पे की है, सिर्फ अपने जज्बात पे, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अ गुड you know a good way to work, right? Or if it is totally on the basis of cognitive calculations, cognition, calculations, uh, procedures, then again the decision might not be appreciated by others. आप सिचुएशन ही नहीं देख रहे कि बंदा कितनी मुश्किल, आप कहते हैं रूल में लिखा हुआ कि नहीं ये भाई तुम्हारी छुट्टी नहीं बनती, मैंने नहीं देनी, तुम मरता है तो मर जाए, है तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट। आम तौर में हम इसलिए कहते हैं कि कब डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं, आपने ये देखना है कि उसमें जरूरी नहीं कि आप इमोशंस को टोटली एक्सक्लूड करें। इमोशंस रेशनल थिंकिंग के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि कई दफा उसे स्ट्रेंथन करते हैं। सर सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे किसी भी बिजनेस में लाइक कोई नीलामी वगैरह होती है किसी चीज की, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं जो किसी चीज की ऑक्शन पे गए होते हैं मतलब। तो सम टाइम बंदा जो है वो इमोशनल हो के ना, तो जो ऑक्शन है वो ज्यादा मार्जिन से उठा लेता है, मतलब उसका कोई कंपेटिटर भी वहाँ पे बैठा होता है, हाँ तो जी, उसकी जिद में आर में आके ना वो ज्यादा मार्जिन से जो है ना वो ऑक्शन ले लेता है, तो वो हैवी लॉस में चला जाता है। तो फैक्टर इसमें ज्यादातर इमोशनल होता है, तो लॉस तो हो सकता है इससे भी मैक्सिमम। हाँ जी, ठीक है। ये बात देखें, इसलिए हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि it should not be totally based on emotions, or it should not totally exclude emotions. Decision making practically इसमें emotions आते हैं। Practical decision making involves both cognitive processes as well as emotional processes, right? Okay, so sources of emotions and moods. Right? Sources of Identify the sources of emotions and moods. The first biggest source of emotions and mood is your personality. The first source is personality, right? Moods and emotions, they have a trait component. Trait component means they are linked with your personality. यानी हम ये अभी कह रहे थे कि गर्मी बाहर बहुत है और आके कोई आपको जो है वो आप किसी से उल्टे सीधे क्वेश्चन करें तो आपको वो गुस्से से जवाब देगा, ये बात सही है। लेकिन कई लोग गुस्से से नहीं जवाब देते, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस भी होते हैं जो आपके मूड पे और आपके इमोशंस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। फिर दूसरी चीज ये होती है कि लोग इमोशंस एक्सपीरियंस जरूर करते हैं, लेकिन डिफरेंट लोग जो हैं वो दे एक्सपीरियंस द सेम इमोशन एट डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट इंटेंसिटी। कईयों को गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, कईयों को गुस्सा तो आता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता, और इट हैज इट इज लिंक्ड विद योर पर्सनालिटी, योर जेनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आप
बहुत सारी चीज़ों पे यानी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वो कहते हैं जी फलां फलां सीईओ जो था वो पर्सनालिटी बड़ी उसकी इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सनालिटी थी। तो इट आल्सो हैज टू यू नो देयर आर सम ट्रेट कंपोनेंट and personality which are linked with your personality that influence the degree of emotions or mood you experience. ठीक है। ये आप नेक्स्ट उसमें देखें ना, ये जो लिखा अफेक्ट इंटेंसिटी, हाउ स्ट्रांगली पीपल एक्सपीरियंस द इमोशंस, राइट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करते हैं, अफेक्टिवली इंटेंस people, they experience both positive as well as negative emotions more deep. और कई लोग effectively इतने intense नहीं होते, वो positive या negative दोनों को relatively कम, उसकी शिद्दत को कम महसूस करते हैं। कई लोग आते हैं खुश भी बड़े होते हैं और गुस्सा भी बड़ा शदीद आता है, ठीक है। when they are sad they are really sad, when they are happy they are really happy, right। अच्छा, दूसरी चीज ये है जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ द डे। There's a common pattern for all of us, happier in the midpoint of the daily awake period. अब ये जनरली कहते हैं कि आप जब बिल्कुल सुबह सुबह उठते हैं तो इतना अच्छा नहीं मूड होता है, जब दरमियान में आ जाता है चीज़ें, मिड डे में जनरली लोग ज़्यादा बेहतर मूड में होते हैं, राइट। सिमिलरली डे ऑफ द वीक हैप्पियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इंग्लैंड में जब आप किसी से पूछते थे फ्राइडे आफ्टरनून को या फ्राइडे वाले दिन कि जनाब हाउ आर यू, तो आमतौर पर इसका जवाब होता था इट्स फ्राइडे। तो भाई फ्राइडे है, छुट्टी होने वाली है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और अगर आप मंडे को किसी से पूछ लें तो जान निकली होती थी मंडे वाले दिन कि आज क्यों आना पड़ा 2 छुट्टियों के बाद। तो आपको पता है ना, हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस भी है ना। हमारे यहाँ तो जनरली क्या होता है कि छुट्टी वाला दिन आज क्या करना है, गोश्त लेने जाना है। और क्या वो जनाब वो धनिया कद्दू टिंडे सारी सब्जियां, वो जो है ना वो बच्चे के जो है ना वो जूती थोड़ी खराब हो गई, वो भी ठीक करा के लानी है। वो ये जनरली हमारे ना फैमिली सेंटर्ड होते हैं जो वीकेंड्स होते हैं या छुट्टी वाले दिन वॉशिंग वॉशिंग मशीन भी लगती है, हैं। और वॉशिंग मशीन भी लगती है, वॉशिंग मशीन भी कपड़े भी वॉश आसन करते हैं। आसन की जिम्मेदारी में वो भी शामिल है, हैं? तो वॉशिंग मशीन सारा ये जो है ना, आप डेफिनेटली फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं। अब वेस्ट में आपको पता है स्पेशली जो यंग एज में बड़ा डिफरेंट। वीकेंड मीन आपने शाम को तैयार तुर होके बाहर जाना है, बार्स में पब्स में जाना है, पार्टी करनी है, मौज मस्ती करनी है। और वो 2 दिन मौज मस्ती करके अब मंडे वाले दिन सुबह और आपको दोबारा ऑफिस जाना पड़, देखे ना, वो तो यकीनन मौत मौत के बराबर है ना कि आप इस तरह करके और सुबह फिर ऑफिस जाना पड़े। तो जनरली वेस्ट में ये बड़ा स्टैब्लिश पैटर्न है कि वो कहते हैं कि जी मिड स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको इतने खुश नहीं होते, लेकिन एंड ऑफ द वीक जैसे जैसे आता है, छुट्टी सामने नजर आती है, तो खुशी जरा बढ़ जाती है। वेदर illusory effect, correlation, no effect। ये कहता है, मैंने भी आपको कह रहा था कि गर्मी से लोग जो है वो गुस्सा करेंगे, ये कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं है, कहता है illusory है इफेक्ट। अभी मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ क्या है। वेस्ट में आमतौर पे कहा जाता है, आपको पता है वहां पे धूप नहीं निकलती। तो ये स्टडी इसलिए मैं इसे क्वालिफाई कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान पे भी, अब वेरी हॉट सीज जहाँ पे वेदर है वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो। वेस्ट में क्या होता है कि आमतौर पे धूप नहीं निकलती, तो जनरली वहाँ बोलते हैं ग्रे स्काई मीन बादल, और बादल ही रहते हैं ज़्यादातर। बादल के बाद जब धूप निकलती है ना, है जिसे ब्लू स्काइज कहते हैं, तो लोग बड़े खुश होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। यानी बड़ा वो एक यानी सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटिव
मोड में आ जाते हैं। तो आम तौर पे समझा जाता है कि लोग जो है वो जब ग्रे स्काइज हों, ठीक है, बादल आए हों और लोग आम तौर पे उनका अच्छा मूड नहीं होता, इमोशनली नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये कहता है कि हमने उस पर स्टडीज़ की हैं, कोई इतना इसका कोरिलेशन हमें नहीं मिला। लेकिन ये अगेन पॉसिबिलिटी है। देखिए पाकिस्तान आम हालात में तो शायद इसका कोई ना हो, लेकिन जब एक बड़ा एक्सट्रीम वेदर होता है, यहाँ पे गर्मी में स्पेशली, पॉसिबल है कि वेदर का इम्पैक्ट हो। Similarly, stress, even low level of constant stress can worsen mood. लो लेवल ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेस, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, लेकिन लो लेवल ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से पीपल आर गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर मूड, right? So that is why as a business manager you need to understand that employees should not undergo constant stress for very long period of time. हर कुछ अरसे बाद लोगों को रिफ्रेश करें, छोटी मोटी को आइसक्रीम पार्टी करें, कोई उन्हें वैसे कोई गेम करें ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में एक मोनोटोनस वे में लो स्ट्रेस लेवल पे भी बड़े अरसे तक एम्प्लॉयज एक ही तरह से चलते रहें, they would have negative impact on the mood, right? Similarly, social activities, physical informal dining activities increase positive mood. ये मैंने अभी आपसे ये जो बात की है कि स्ट्रेस को अगर आपने कम करना है, पॉजिटिव मूड को बेहतर करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन आम तौर पे ये समझा जाता है ऑर्गेनाइजेशन काम करने की जगह, लेकिन यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड organizations are not simply workplaces, they are social places, social entities, जहाँ पे आप जिंदगी का ज्यादा जागता हिस्सा ज्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन में गुजारते हैं, राइट? इसलिए वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज इनफॉर्मल और या अदरवाइज भी, यानी फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर स्ट्रेस, और मूड भी इससे बेहतर होता है। रनिंग करते हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं, इनफॉर्मल डाइनिंग एक्टिविटीज़, कोई चुगली, कोई गपशप, ठीक है, ये सारी चीज़ों से पॉजिटिव मूड बेहतर होता है। स्लीप, पुअर स्लीप क्वालिटी इंक्रीज नेगेटिव इफेक्ट, ये भी ये रिसर्च में प्रूवन है। जिन बंदों की नींद पूरी नहीं होती वो हर एक को लड़ने को पड़ते हैं स्पोर्ट, यानी एक बंदे को आधी रात में जगा दें और हैं तो 2 4 5 फोन की बेल्स हों और आप उठ जाएं और जनाब वो पूछने वाला पूछे कि ना पूछना था, सो गए हुए हैं ना, तो अब आप अंदाजा कर लें कि आपका आगे से कैसा जवाब हो। पुअर स्लीप क्वालिटी increases negative effect. Proper sleep improves your positive effect, right? Exercise, as I mentioned earlier. सर जी जी सर मैं ये कह रहा था कि कुछ बॉडी के जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, लाइक किसी के स्टोमक में प्रॉब्लम है तो उससे भी जो स्ट्रेस लेवल है वो खासा हाई हो जाता है। तो इससे मतलब कि इसमें ये भी तो फैक्टर आ जाता है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर, लाइक बॉडी में अगर स्टोमक में प्रॉब्लम होता है कोई भी किसी भी तरह का, उससे भी स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। स्टमक प्रॉब्लम हो तो जाता है। इसमें बायोलॉजिकल स्टॉमिक प्रॉब्लम हो उससे स्ट्रेस लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। समटाइम स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो किसी और फैक्टर की वजह से तो स्टॉमिक प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि वाइस वर्सा है। आई थिंक इसके रिवर्स है रिजवान साहब, कि अगर स्ट्रेस हो तो स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने तो वैसे ये सुना मैं हुआ ये मुझे पता, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर स्टॉमिक में प्रॉब्लम हो जाए किसी मेडिसिन को यूज करने की वजह से या वैसे ही नेचुरली कोई डिजीज हो जाए, फिर भी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। या फिर स्ट्रेस हो इंसान को किसी भी चीज की वजह, किसी की डेथ की वजह से या लॉस हो जाए बिजनेस में, फिर भी स्टॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, स्टॉमिक डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि ये वाइस वर्सा है दोनों चीजें। सही है, ठीक है। सो एक्सरसाइज जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेस रिड्यूसर है, राइट? इट इम्प्रूव्स मूड स्पेशली फॉर people who are uh,
डिप्रेस्ड, वेरी डिप्रेस्ड। सो एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। अगर आप किसी को कोई स्ट्रेस का आपका मसला हो तो आप एक्सरसाइज शुरू करके देखें, यू वुड सी द विजिबल इम्प्रूवमेंट इन योर मूड, राइट। इसी तरह एज, older people experience fewer negative emotions। अब ये बात आप समझते हैं किस हद तक ठीक है, उसकी वजह ये है, वो कहते हैं ना, आपने सुना, वो कहते हैं जवान खून है भाई, जोश मार रहा है जवान खून, ठीक है। जवानी की वजह से इसको बड़ा उबाल उठ रही है। आम तौर पे यंग एज में रिसर्च ये बताती है कि यंग एज में लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते हैं, क्योंकि आपने बहुत दफ़ा वो चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, बहुत दफ़ा देखी होती हैं, उन्हें वैल्यूएट भी किया होता है, इसलिए अल्टीमेटली उस तरह से आप कई दफ़ा रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना ओल्ड एज, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी उम्र, कई दफ़ा होता है कि ज़्यादा उम्र हो जाए जब ये कोई फिजिकली डिस्टर्ब हों लोग, ठीक है, या कोई और मसला बीमारी हो गई है, तो उससे जो है ना वो लोग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इमोशंस फील करते हैं। लेकिन जनरली मिडल एज में, आप एक जवान बंदे की निस्बत एक मिडल एज में या रिलेटिवली ओल्ड एज में, people feel people experience fewer negative emotions, right? Similarly, as far as the gender is concerned, women tend to be more emotionally expressive। और ये फैक्ट है, ये रिसर्च ये बताती है, ये मतलब ये नहीं कि कोई हम मतलब इस वजह से कह रहे कि वो खवातीन ये करती हैं जैसे आम बातें हम करते हैं, मर्द ये करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि sex does matter, so your gender, whether you're male or female, it influence your emotional reaction। women tend to be more emotionally expressive। और ये आप आम देखें, वो किसी लड़के की क्लास में कोई बेइज्जती हो जाए तो बस वो थोड़ा ही महसूस करते हैं, लड़कियां रोना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब है कि वो इमोशनली एक्सप्रेसिव ज़्यादा, they feel emotion more intensely, right? Have longer lasting effect on the mood and express emotion more frequently than men। Yeah, that is what research tells us, that women, they are generally more emotionally reactive, they experience emotions with greater intensity, right? And they express it more frequently than men। मेरा हाल है बहुत सारी, इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप बेशुमार एग्जांपल्स देखेंगे कि जो फीमेल्स हैं वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ये बहुत दफ़ा आपने शायद नोट, यानी ये 100% फीमेल्स के बारे में नहीं कहा जा सकता। जब हम ये बात करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, जनरल ट्रेंड ये, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बहुत कंट्रोल्ड हैं और बहुत सारे बंदे हैं जो बड़े ही इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, बड़े जज्बाती लोग होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जनरली females are more reactive, they are emotionally they experience emotions strongly, more strongly than male, right? And more frequently compared with males, right? कोई इस पे कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज। अच्छा जी, चलिए आगे चलते। Okay, so we are going to show the impact emotional labor has on employees। Emotional labor क्या है? यानी इमोशनल लेबर ये है कि आपको एक बड़ा ही बोरिंग लेक्चर सुनाया जा रहा है, ठीक है, और मैं मतलब बिल्कुल आपका दिल नहीं लग रहा है, और मैं असल से पूछूं
या हिबा से पूछूं कि बताओ जरा कैसा लेक्चर मेरा चल रहा है, तब वो चेहरे पे मुस्कुराहट ला के कि जनाब बहुत मजा आ रहा है। अब ये है इमोशनल लेबर, कि दिल तो कर रहा है कि बंदा जो है ना वो खरी खरी सुना दे हैं, लेकिन जाहिर है हालात ऐसे नहीं है। अब आप ये देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में तो ये डेली बेसिस पे होता है, आपको अंदाजा हो रहा होता है कि आप सोच रहे थे यार ये जो बॉस जो है ये बिल्कुल स्टूपिड जो है ना ये डिसीजन कर रहा है। ठीक है, अ, किसी ने चैट में लिख भी दिया, दिल तो रखना है सर। अच्छा, सो आप ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कॉमन है ये चीज़। अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग में, तो आपको नज़र आता है कि बेशुमार चीज़ों पे आपको you do not feel comfortable, but still you control yourself, you suppress your emotions, right? इसको हम कहते हैं इमोशनल लेबर, an employee's expression of organizationally desired emotions। आपको कस्टमर आया है बेवकूफ़ आदमी, और आपको खुद आके जो है ना उसने जो है ना वो लो वोल्टेज पे एलसीडी कोई या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा दिया है, उससे वो जल गया है। ठीक है, और वो आपको आके कहता है जी मेरा चेंज करें। अब आपको पता है कि गलत कह रहा है, ठीक है, और वो आप पे फुल टाइम आके बोल भी रहा है, इतनी आपकी ख़राब क्वालिटी है कि जनाब यानी पहले दिन ही जल गई है चीज़। अब आप उसके बावजूद अपने आप को कंट्रोल करते हैं और एक बड़े उस यानी कंट्रोल्ड वे में रिएक्ट करते हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशन। ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहती है कि आप कस्टमर से कंट्रोल्ड वे में बात करें, मुस्कुराते हुए बात करें, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, हालांकि दिल ये कर रहा है कि इसे एक दफा दो थप्पड़ लगाऊं तो इसे पता चले कि कौन सही है कौन गलत, राइट। लेकिन क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये आपसे नहीं चाहती। इसी तरह आप देखें कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर्स में आमतौर पे इमोशनल लेबर बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है बड़े बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग कॉल करते हैं कॉल सेंटर्स में। वो कोई फीमेल, अब तो ज़रा कम हो गया है, वो ट्रेसिंग हो गई है, किसी ज़माने में वो यानी पता ही नहीं होता था लोगों का। पीटीसीएल की एक लाइन होती थी 17, जिसमें हम नंबर वगैरह पता कर लेते थे। तो और कुछ नहीं, तो कोई लोग वैसे फ़ोन करके वो उल्टी सीधी बातें उधर जो अटेंडेंट्स को सुनाते रहते थे। कोई कहता है जनाब आपको गाना सुनाने के लिए मैंने फ़ोन किया है, कोई कहता है जनाब हम वो कहते हैं मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, उल्टी सीधी बातें करता है जो कि आपको नज़र आ रहा होता है कि जानबूझ के गलत बात कर रहा है। अब इस केस में कई दफ़ा तो दिल करता है कि इस फ़ोन करने वाले को इसकी औकात बताऊं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली डिज़ायर्ड इमोशंस क्या हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करें। इसको हम कहते हैं इमोशनल लेबर। ठीक है, अच्छा, जब हम इमोशनल लेबर की बात करते हैं, इमोशनल लेबर जो है वो इमोशनल लेबर दो तरह से, एक types of emotions, emotions which we feel, right? Felt emotions, the individual's actual emotion, displayed, required, appropriate emotions। Emotional labor ये है कि आपका आप फील कुछ और कर रहे हो लेकिन डिस्प्ले चेहरे पे कुछ और, दिल में गालियां और चेहरे पे मुस्कुराहट, बल्कि दिल नशी किस्म की मुस्कुराहट कि जो देखे उसे लगे कि बड़ा ही मेरे से इम्प्रेस है? तो आप, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब दिल कुछ और कह रहा हो और चेहरे पे इमोशंस डिफरेंट, तो वो आपके लिए एक आसान सिचुएशन नहीं है। यू आर गोइंग थ्रू अ लेबर, यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस प्रोसेस, राइट? वी कॉल इट इमोशनल लेबर। ठीक है जी। अच्छा, अब इमोशनल लेबर दो तरह से रिएक्ट कैसे करते हैं। एक होती है, इसे हम कहते हैं सरफेस एक्टिंग, hiding one's inner feeling and foregoing emotional expression in response to
डिस्प्ले रूल्स। बस मिसाल के तौर पर आप मैकडोनल्ड जाएं, वो लड़का या लड़की जो भी खड़ी है वहाँ पे काउंटर पे, सेल्स पर्सन, उसने मुस्कुराना, हालांकि सुबह का थका हुआ और मुस्कुराने का उसका बिल्कुल दिल नहीं, लेकिन उन्हें क्योंकि कहा गया कि जनाब आपने स्माइल दे के कस्टमर से बात करनी है, इसलिए वो मैकेनिकल सी स्माइल एक वो जो ना वो ऐसा जबड़े थोड़े से हिलते हैं, दांत नजर आते हैं, फिर वापस फौरन वापस चले जाते हैं। वो कोई ना कोई उन्हें उन्हें बताया गया है कि जनाब आपने ऐसे करना। ऑर्गेनाइजेशनली desired emotions, you have to display organizationally desired emotions, right? इसको कहते हैं हम सरफेस एक्टिंग। गुस्सा बड़ा शदीद आया बॉस पे और हालांकि बॉस की गलती है, लेकिन आपने कहा सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं ठीक कर लेता हूँ, हालांकि आपको पता है कि वो गलत क्या है। ये कहते हैं सरफेस एक्टिंग, लेकिन दिल में आप गालियां दे रहे हैं आपसे। उसके मुकाबले में डीप एक्टिंग क्या है? डीप एक्टिंग इज ट्राइंग टू मॉडिफाई वंस ट्रू इनर फीलिंग बेस्ड ऑन डिस्प्ले रूल्स। आहिस्ता आहिस्ता आप ये कहते हैं कि आप अपना अंदर, जैसे पंजाबी में कहते हैं अंदर ही मार लिया अपना, यानी आप अपने इमोशंस को ही खत्म कर लेते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता ये समझने शुरू कर देते हैं कि जो बॉस बेइज्जती कर रहा है, या ये ठीक है यार बॉस है, उसका हक है बेइज्जती कर, ठीक है, अगर वो बेइज्जती कर रहा है तो मुझे सुननी चाहिए, ठीक है। आप अगर कस्टमर जो है वो रोजाना कोई उल्टी सीधी बकवास करता है, कोई गलत तरह की बातें करते हैं कुछ कस्टमर, तो वो एक यानी कस्टमर होते ही ऐसे हैं, आप उसे दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। डीप एक्टिंग, आप यानी एक्सेप्ट का मतलब है, जाहिर है ऑब्वियसली आपको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप जो है ना दिल से यू ट्राई टू मॉडिफाई योर ट्रू इनर फीलिंग्स। बजाय इसके कि आप डिस्टर्ब हो, आप सरफेस एक्टिंग में जैसे होते हैं कि साथ साथ एक ही वक्त में साथ साथ आप उससे उस पर गुस्सा भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। तो इस केस में आप वैसे भी दिल को कहते हैं यार कुछ नहीं होता, ये होता रहता है। आप मेरे दिल को भी तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं डीप एक्टिंग। ठीक हो गया? तो सरफेस एक्टिंग एक हो गया, एक हम कहते हैं डीप एक्टिंग। सरफेस एक्टिंग मैं रीकैप करता हूँ। सरफेस एक्टिंग ये है कि आपके चेहरे पे कुछ हो रहा है, तासरात, और दिल में कुछ हो रहा है, ठीक है। डीप एक्टिंग ये है कि आप अपने दिल को भी उसी चीज पे माइल करने की कोशिश करते हैं जो आपके चेहरे पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं ऐड करता जाऊं। अब ये जो डीप एक्टिंग है ना और सरफेस एक्टिंग, इन दोनों का आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। इमोशनल लेबर लीड्स टू स्ट्रेस, यानी देखे ना कश्मकश चल रही है, चेहरा कुछ और बता रहा है और दिल कुछ हो रहा है, ठीक है। तो जी सारा, आपने कोई क्वेश्चन करना है? सारा रेज हैंड। सर ब्रेक चाहिए थी। जी जी सारा, ये वाला आप उसके बाद समझा दीजिएगा, ब्रेक के बाद। जी सर अच्छा वैसे ही 5 बजे तक खत्म करते हैं इसको, हाई खासा सामान हो गया, काफी पढ़ लिए सर। अच्छा, तो ये मैं आपसे कर रहा था कि सरफेस एक्टिंग और डीप एक्टिंग में एक जो है ना, ये दोनों जो हैं दे लीड टू इमोशनल, not only emotional reaction but also they lead to stress. बहुत अरसे तक अगर आप इमोशनल लेबर वाली स्टेट में रहें, या आपका दिल कोई और चीज़ हो और आप सरफेस पे कुछ और एक्टिंग कर रहे हो, अल्टीमेटली आप उस केस में आपकी हेल्थ भी सफ़र करती है, आपकी पर्सनल वेलबींग सफ़र करती है, योर मूड सफ़र, राइट। ओके, सो जी कोई क्वेश्चन कोई कह रहा था कोई? तो ये इमोशनल लेबर और जो थोड़ी सी ऊंची प्लीज बोलें, आवाज बहुत कम आ रही है मुझे।
सर मैं ये कह रही हूँ कि इमोशनल लेबर और जो सरफेस एक्टिंग है ये एक ही है, मतलब उसमें इमोशनल भी तो लेबर हम और लोगों ने एक्सप्रेस और सर्विस एक्टिंग। नहीं, एक तो नहीं है ना। देखे ना, इमोशनल लेबर के दो तरह से आप देखें, मैंने आपसे ये कहा है कि एक ये है कि सरफेस एक्टिंग, ठीक है, जिसमें आप यानी पोज ये करते हैं कि आप बड़े खुश हैं लेकिन असल में खुश नहीं होते, ठीक है। दूसरा डीप एक्टिंग है कि आप अपने दिल को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इधर ऐसे ही होना, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली इमोशनल लेबर की फॉर्म। तो इमोशनल लेबर क्या है सर? हाँ जी, इमोशनल लेबर। अच्छा जी, ये महल 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि आप फिर कर लें ब्रेक 15 मिनट की, तो फिर ये थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर, ये ठीक हो गया। तो 4:45 हुए हैं, तो 5 o'clock हम शुरू कर देंगे, तो 5:40 फिर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सर देख लें, 5:15 पे वैसे ज्वाइन कर लेते हैं सर। जी, 5:15 बजे ज्वाइन कर लेते हैं सर। 5:15 कर लें, वो जैसे आप कहें, मुझे तो कोई इतराज। जी क्लास कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो प्लीज। फर्स्ट रिजवान अप मैं तो सर, कहता हूँ कंटिन्यू रखें और 5:10 पे खत्म कर लेते हैं लेक्चर को, अगर सर की इजाजत हो तो। बाकी क्लास नेक्स्ट भी लेक्चर बोले। भी हो, हाँ, नेक्स्ट बाकी भी जी बोले। नेक्स्ट सर क्लास जल्दी भी ख़त्म कर लें, 5-10 तक ठीक है, अभी पढ़ा दें तो फिर अगर सर कहते हैं तो जल्दी क्विट कर दें। मुझे कोई मसला नहीं है। हो। जी सर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट हमने लेक्चर लेना है 6 बजे, तो थोड़ा हमारी ब्रेक हो जाएगी पहले लेक्चर से। हाँ जी, सर 6 बजे भी क्लास है, थोड़ी ब्रेक हमारी लंबी हो अच्छा, जाएगी 6 बजे क्लास है। 40 मिनट। जी जी सर। सर 6 बजे क्लास है। अच्छा अच्छा, चलें बस फिर ये रिकनेक्ट करके ना इससे कर लेते हैं, दोबारा कर लेते जी हैं, ठीक है। से फिनिश कर जी दें सर और ठीक फिर है ये सर। खत्म कर। थैंक यू। ओके।